ऑनलाइन क्लासेज अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे एक बार आप सभी का फिर से पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भारतीय इतिहास का एक अविस्मरणीय दिन है और आज भारत ने विश्व के ऐसे देशों की श्रेणी में अपना नाम दर्ज करा लिया है जिसने चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं। और उसी श्रेणी में आज भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना परचम लहराया। यानी कि जिस चंदा मामा को हम कहते थे चंदा मामा दूर के पुए पकाए खीर के, आज उस चंदा मामा ने अपने भांजों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया है। तो यह एक अविस्मरणीय दिन रहा है हमारे भारतीय इतिहास का, इतिहास ही हो गया वो। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उन सारे वैज्ञानिकों को, भारत के देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, जिन वैज्ञानिकों ने और जिन भारतीयों ने इस पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए आइए शुरू करते हैं। कल जहां हमने छोड़ा था उसी के आगे वाला पोर्शन, उसी के आगे वाले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। और वह हमने चर्चा का विषय जो हमने वहाँ चुना था वो था कि संसाधन का वर्गीकरण कितने आधार पर कर सकते हैं। तो स्वामित्व के आधार तक हमने देख लिया था कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं कि अब विकास के आधार पर संसाधन का क्या क्लासिफिकेशन रहा है। तो विकास के आधार पर पहला संसाधन है संभावी संसाधन, दूसरा विकसित, तीसरा भंडारित और चौथा संचित संसाधन। इसके अतिरिक्त अब जब ये पढ़ लेंगे क्लासिफिकेशन तो हम पढ़ेंगे कि संसाधनों का विकास कैसे संभव है या क्यों किया जाना चाहिए। इसके लिए अगर संसाधनों का विकास नहीं होगा तो कौन कौन सी समस्याएं आएंगी आदि आदि। अब सतत पोषणीय विकास क्या है, इसके बाद एजेंडा 21 क्या है, और फिर संसाधन नियोजन, और उसके बाद भारत में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए। ये इतनी सारी चीज़ें इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे और विषय है संसाधन एवं विकास। चलिए ये शुरू करते हैं। तो विकास के आधार पर संसाधन का जो क्लासिफिकेशन किया गया, जो डिवाइडेशन किया गया, वो पहला है संभावी संसाधन। अब ये संभावी संसाधन क्या है, इसके विषय में थोड़ा हम देखें कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान हैं, मतलब संभव है कि वो संसाधन हमारे यहाँ, संभावना ऐसी है, परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, संभावी संसाधन कहलाते हैं। यानी ऐसे संसाधन जो हमारे देश के किसी भी प्रदेश में विद्यमान हैं परंतु अभी हमने उसका उपयोग नहीं किया है, भविष्य में करेंगे, ये क्या है, ये संभावी संसाधन है। दूसरा है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। यानी क्या है कि ऐसे संसाधन जिनके विषय में उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी, इन सब के विषय में हम जान चुके हैं। और विकसित वे क्या कहलाते हैं, विकसित संसाधन कहलाते हैं। क्लियर। जैसे वाटर बॉडी है, वाटर पानी, पानी एक विकसित संसाधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में पानी कितना है, पानी की क्वालिटी क्या है, पानी की क्वांटिटी क्या है, पानी से हम क्या क्या कर सकते हैं। अब पानी का जो संसाधन है उस संसाधन से हम बहुत सारे कार्यों को कर सकते हैं, जैसे बाढ़ में नियंत्रण कर सकते हैं, खेतों की सिंचाई कर सकते हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। भंडारित संसाधन देखते हैं, पर्यावरण में उपलब्ध हुए संसाधन जो अभी तक तकनीक के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर हैं। यानी संसाधन तो हमारे पास हैं लेकिन अभी हमारे पास टेक्निक नहीं आई है कि हम उनका उपयोग कैसे करें, वे भंडारित संसाधन कहलाते हैं। जैसे भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव थोरियम, भारत में 80% थोरियम पाया जाता है पूरे विश्व का, और 20% ब्राज़ील में। इस तरीके से अगर उस संसाधन के डेवलपमेंट की कहानी और टेक्निक हमको पता चल जाए तो हम विश्व में एक नई अचीवमेंट को प्राप्त करेंगे, जैसे आज हमने किया है। संचित संसाधन क्या है, वे संसाधन
जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। संचित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका हमने तकनीकी तौर पर ज्ञान अर्जित कर लिया है, लेकिन अभी इनका उपयोग हमने शुरू नहीं किया। हमने मान लिया है कि ये संसाधन हमारे पास हैं, लेकिन हमने इसका प्रयोग नहीं किया है। संसाधनों का विकास, ये कौन सी बला है भाई, देखते हैं। मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी अगर संसाधन नहीं तो मानव का अस्तित्व ही नहीं माना जा सकता है। किंतु इनके अत्यधिक दोहन से विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। संसाधन का अत्यधिक दोहन करने से क्या होगा, बहुत सारी समस्याएं जनरेट हो जाएंगी। देखिए, जैसे शहरों में वाटर बॉडी बहुत नीचे चली गई है और जल बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो गया है। इसका कारण क्या है भैया, यह का कारण ये है कि वह संसाधन का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा मात्रा में करी थे। जैसे अब गांव में देख लीजिए, गांव में क्या है, मृदा संसाधन जो है, मिट्टी संसाधन, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे उसकी उर्वरा शक्ति क्षीण हो रही है, कारण उसका हमने अत्यधिक दोहन कर लिया है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके विषय में हमें चर्चा करना, और वो कहाँ करेंगे, संसाधनों का विकास जहाँ होगा वहीं करेंगे। आइए शुरू करते हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, मतलब जिसके पास पैसा है, पावर है, उसी के पास संसाधन है, जिससे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न और संसाधन हीन, ये हीन होगा यहाँ पे, संसाधन संपन्न और संसाधन हीन में बंट गया है, यानी अमीर और गरीब में डिवाइडेशन हो गया है। जिसके पास मुद्रा है, पूंजी है, उसके पास है लॉट ऑफ रिसोर्स, और जिसके पास संसाधन पूंजी नहीं है, मेन चीज़ जिसके पास कैपिटल ही नहीं है, उसके साथ रिसोर्सेज भी नहीं अवेलेबल हैं। तो ये क्या है, यानी संसाधनों का कह सकते हैं कि असामान्य वितरण है, कहीं ज़्यादा, कहीं कम, कहीं नहीं। संसाधनों के अत्यधिक दोहन से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। किसका, इस इन्वायरमेंट का, संसाधन का अत्यधिक दोहन करने के कारण इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि सर्वप्रथम इकोसिस्टम की खोज किसने की थी। इकोसिस्टम की खोज यानी पारिस्थितिकी तंत्र की खोज किसने की थी। इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की खोज किसने की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, बताना है। अब इससे क्या हो गया, जब पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गई तो समस्या क्या होगा। अब कौन कौन सी समस्याएं आएंगे, जैसे भूमंडलीय तापन यानी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा, ओजोन परत का क्षरण, ओजोन परत डिस्टर्ब होगी, और प्रदूषण आदि फैलेगा, चाहे वो पानी का प्रदूषण हो, चाहे मिट्टी का प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, ये सब क्या हो जाएंगे, इनमें वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा, हमारा जो वायुमंडल है वो प्रदूषित हो जाएगा। सतत पोषणीय विकास क्या है, ये क्या बला है भाई, संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग जिससे वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु भावी पीढ़ी की भी आवश्यकताएं पूरी होती हों या पूरी होती रहें, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मतलब ऐसा पोषणीय विकास जो कंटिन्यूअसली होता रहे, और वर्तमान समय की जो हमारी पीढ़ी है, हम और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, वह भी इन संसाधनों का उचित प्रयोग कर सकें, वही क्या है, सतत पोषणीय विकास है। अब इसके लिए क्या किया गया कि ये कंटिन्यूअस, ये सारे चीज़ें कंट्रोल में रहें, जैसे भूमंडलीय तापन है, ओजोन परत क्षरण है, प्रदूषण है, सतत पोषणीय विकास, ये सब क्या रहे, कंट्रोल में रहें। इसके लिए 1992 में एजेंडा 21 यूएनओ के द्वारा लॉन्च किया गया। ये क्या है, 92 में ब्राज़ील के शहर डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों ने, बड़े बड़े राष्ट्रों के अध्यक्षों ने
एजेंडा 21 पारित किया। अब ये है क्या भाई, किससे संबंधित है? जिसका मुख्य उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा क्या करना है? पर्यावरण क्षति को रोकना है, गरीबी और रोगों से निपटना है। यानी कुल मिलाकर के जो ये रिसोर्स हैं इनको क्या करना है? इक्वल कंट्रीब्यूशन करना है और उनकी संरक्षा करनी है, उनकी सुरक्षा करनी है। किसका? इस रिसोर्सेस का। और उसके लिए क्या पारित किया गया? एजेंडा 21। अब संसाधन नियोजन क्या है? ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा सिस्टम हम डेवलप कर लें जो हमारे पास रिसोर्स हैं उनका हम उचित रूप से प्रयोग करें, जिससे उनको हम लंबे समय तक प्रयोग में लाएं। यही क्या है? संसाधन नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। अब भारत में संसाधन नियोजन का मतलब संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए जरूरी है कि योजना बनाते समय तकनीकी कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। यानी जब हम ऐसी योजना बनाएं कि हमें संसाधनों का नियोजन करना है तो हमें तकनीक, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत हमने कब कर दी? प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में कब लागू की गई? ये भी दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है। ये पहला। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई? इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य बन गया। यानी संसाधनों का नियोजन हमने कब शुरू कर दिया? प्रथम पंचवर्षीय योजना जब आई तब हमने संसाधनों का नियोजन शुरू कर दिया। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। किन किन बिंदुओं पर हम फोकस करेंगे तो माना जाएगा कि हम संसाधन नियोजन कर रहे हैं? पहला क्या है? देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान की जाए और उनकी तालिका बनाकर उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाए। उनकी तालिका बना ली जाए कि किस प्रदेश में कौन कौन से रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। दूसरा, देश के विभिन्न उपयुक्त कौशल, तकनीक और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन का ढांचा तैयार किया जाए। यानी जो हमारे पास कौशल है, तकनीक है और जो संस्थागत ढांचे हैं, यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक लैब हैं, उनका हम सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन को आगे बढ़ाएं। यानी संसाधनों को संरक्षित करें और संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के मध्य तालमेल स्थापित किया जाए। यानी जो संसाधन का नियोजन है, जो विकास का नियोजन है, उसके बीच एक लिंक बना हो। और कैसा लिंक हो? जो एक दूसरे को सपोर्टिव हो। लेकिन आप देखो हमने कब शुरू किया? प्रथम पंचवर्षीय योजना से संसाधन को नियोजन करने का प्रयास किया। लेकिन भारत, कहते ना कि हिंदुस्तान भेड़िया धसान, भारत की सरकार और संसाधन और तकनीक सब फेल हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सरकार होती है वो सिर्फ घोटालों पर नज़र रखती है, देश के संसाधनों पर नज़र नहीं रखती है। इसीलिए देखिए आज भी अमीरी और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। कोई प्रधान 5 साल के लिए चुनाव जीत जाता है तो उसकी घर बंगले, उसका बंगला और स्कॉर्पियो और थार, मतलब दुनिया भर की उसकी जो असेस्ट हैं वो आ जाती हैं। तो इनको कौन सा ऐसा सैलरी मिलता है? सैलरी नहीं, ये हमारे जो रिसोर्स हैं, जो पब्लिक के रिसोर्स हैं, इसका ये मिसयूज करते हैं और उसी का रिजल्ट ये है करप्शन। आप देखो कि जो व्यक्ति लगातार और अनवरत प्रयास करता है सफलता उसी को मिलती है। अनवरत और सकारात्मक प्रयास लगातार। आप देखो अभी 11 अगस्त से पहले भारत ने
मतलब कि रूस से पहले अपना चंद्रयान लॉन्च किया। रूस ने 11 तारीख को लॉन्च किया और उसका चंद्रयान 20 तारीख को चंद्रमा पर पहुंचना था। लेकिन क्या हुआ, उस खरगोश की चाल और कछुए की चाल की कहानी मुझे याद आ गई। खरगोश की से चाल से चलने वाला रूस का चंद्रयान अपने लक्ष्य से भटक गया और कच्छप गति से चलने वाला भारत का चंद्रयान अपने गंतव्य तक पहुंच गया। तो यह एक उदाहरण हमारे लिए प्रस्तुत करता है कि हमें भी अपने लक्ष्य पर अनवरत और निरंतर प्रयास करना है। तो इन्हीं तथ्यों के साथ मेरे साथ आपको बने रहने के लिए एक बार भारत के वैज्ञानिकों और भारत की जनता और देश के प्रधानमंत्री तथा अन्य सहयोगी लोगों को चंद्रयान के सफल स्थापना के लिए पुनः कोटि कोटि धन्यवाद।